अनलाइक इंडिया जहाँ पे आप बोफोर्स गन के ब्लूप्रिंट पे 20 साल 30 साल तक बैठे रहते, बट हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट ओप्पो वीवो का अगर केस हम ले, जहाँ पे पता चला था कि ओप्पो वीवो और चाइनीज कंपनीज ने करीबन 9,000 करोड़ रुपीस का घोटाला किया था, टैक्स इवेजन किया था। नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौकत बैनर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीसेंट मीटिंग के बारे में, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई के बीच में हुआ था। ये मीटिंग हुआ था लाओस में आसियान समिट के दौरान, और इसमें एक बहुत ही पिक्यूलियर सी चीज़ देखने को मिली है। क्या है ये चीज़ और क्या इसके मतलब हो सकते हैं इंडिया के लिए, आइए आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो कि जयशंकर हैं, एस जयशंकर हैं, वो उनकी मुलाकात फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग ई के साथ हुई थी। ये मीटिंग बहुत ही अलग थी उनके पिछले 3 मीटिंग से, क्योंकि इस मीटिंग में जो वांग ई थे, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना थे, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही पोलाइट था। और ये मैं इसलिए पिक्यूलियर बोल रहा हूँ क्योंकि पोलाइटनेस जो है वो चाइना के डिप्लोमेट्स के साथ सिनोनिमस नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके की स्ट्रेटजी में बिलीव करते हैं जो कि है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जिसमें बहुत ही अग्रेसिव पिचिंग होती है अपने आइडियाज़ की, और बेसिकली सामने वाले अपने काउंटर पार्ट्स को बुली किया जाता है ताकि वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें। तो इसे वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहते हैं। और ये कोविड के बाद से ही चाइना के केस में ये देखा गया था, जिसमें तो इस सिचुएशन को देख के मेरे दिमाग में एक कहावत आती है जो कि एक बहुत ही फेमस चाइनीज वॉर जनरल ने बोला था, जिनका कि नाम था सुन त्सू, जिन्होंने अपने बुक द आर्ट ऑफ वॉर में कहा था कि व्हेन यू आर वीक अपीयर स्ट्रांग एंड व्हेन यू आर स्ट्रांग अपीयर वीक। तो जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं जहाँ पे कि चाइना पोलाइट है, थोड़ा सा वीक अपने आप को दिखा रहा है और हमको एक तरीके से एक बेट दे रहा है, एक तरीके का गाजर दिखा रहा है कि हम हमारे एलएसी पे डिसएंगेज करें, तो ऐसे में क्या ये डिसएंगेजमेंट वाला जो गाजर हमें दिखाया जा रहा है, क्या हमें इसको लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब हम आगे चल के इसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमको ये बेट मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। तो अब हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये पोलाइटनेस सपोजिटली आई है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें पिछले कुछ महीने में हुए इंसिडेंट्स या इवेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरुआत हम करते हैं जब हमारे पीएम मोदी का, प्राइम मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और जीतने के बाद ताइवान के प्रीमियर ने उनको बधाई दी थी। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली उनको रिप्लाई दिया था और उन्होंने अपने ट्वीट में ताइवान मेंशन किया था। और शुरुआत से ही इंडिया जो है ताइवान को लेके थोड़ा सा ग्रे जोन में रहा है, क्योंकि हम इंटेंशनली चाइना को गुस्सा नहीं करना चाहते थे। ये पॉलिसी शायद मोदी 3.0 में या फिर इनफैक्ट मोदी 2.0 से ही हमने अनफॉलो कर दी है, हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। और इंडिया ने फॉर्मली कभी वन चाइना पॉलिसी को विरोध तो नहीं किया, हालांकि हम उसको मेंशन भी नहीं करते हैं अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। तो एक तरीके से हमने ताइवान को ऐसा एज अ सेपरेट कंट्री मान लिया है, और ये चीज़ चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पहला इंसिडेंट तो ये था। फिर उसी के बाद नैन्सी पेलोसी, जो कि यूएस की एक काफ़ी इमिनेंट लॉ मेकर हैं, वो आती है, वो धर्मशाला में दलाई लामा से मिलती है, वहाँ पे चाइना के अगेंस्ट एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण देती है। ये भी एक चाइना के लिए बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि अगेन चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया है और यूएस एंड इंडिया दोनों ही चाहते हैं कि तिब्बत वाले कार्ड को एक्सप्लॉइट किया जाए चाइना के अगेंस्ट। सेकेंड हम आते हैं रिसेंटली, लास्ट वीक की बात है, शायद लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक की बात है, कि इंडिया ने मोगला पोर्ट, जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ पे एक टर्मिनल पे अपना राइट जीता है। वहाँ पे वो ऑपरेशंस चालू करेगा उस टर्मिनल पे मोगला पोर्ट के। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए। मैंने बांग्लादेश पे एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि बांग्लादेश में इंडिया और चाइना का क्या गेम चल रहा है। आप यहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद था इंडिया ने फिर से तिब्बत को लेकर ही एक पॉलिसी बताई थी कि वो तिब्बत में 30 एरियाज़ को रीनेम करेगा, और बेसिकली हम चाइना के दिए हुए नाम को नहीं मानते हैं और हम उन एरियाज़ को रीनेम करेंगे
और रीनेम करेंगे। ये बात वैलिड इसलिए भी है क्योंकि तिब्बत की जो एग्जाइल वाली पार्लियामेंट है वो इंडिया में है, और फिलहाल तिब्बत में जो डमी गवर्नमेंट बिठा रखी है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पपेट्स है, और वो एग्जैक्टली तिब्बतियंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसलिए जो रीनेमिंग वाला पार्ट है, अगर इंडिया टाइम पे इस चीज़ एक्सरसाइज को पूरा कर लेता है तो मोर लीगली सारी इंटरनेशनल कंट्रीज विल इवेंचुअली अबाइड बाय दोज नेम्स, बिकॉज इन नेम्स पे जो ओरिजिनल दलाई लामा है उनका सपोर्ट रहेगा। इसलिए ये अगेन चाइना के लिए एक बुरी खबर है। तो तिब्बत के बाद और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देख लेते हैं जिसकी वजह से चाइना को थोड़ा दिक्कत हुआ है रिसेंट टाइम्स में। पहला तो है मार्केट एक्सेस। चाइना का जो है वो बहुत रीजन्स में कर्टेल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यूरोप एंड यूएस में जो है ईवीज को लेकर, जो चाइनीज ईवीज है उन कंपनीज पे बहुत टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से मार्केट एक्सेस कम हुआ है। टेली कम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर को लेके चाइनीज कंपनीज पे ऑलरेडी बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं एशिया एंड अमेरिका एंड यूरोप में। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो मेजर टेक्नोलॉजिकल एरियाज हैं जहाँ पे चाइना बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हें मार्केट नहीं मिल रहे हैं। तो एक मार्केट एक्सेस वाली बात है। सेम मार्केट एक्सेस इंडिया भी कई प्रोडक्ट्स में चाइना का कर्टेल कर रहा है। फॉर एग्जांपल रिसेंट ओप्पो वीवो का अगर केस हम ले, जहाँ पे पता चला था कि ओप्पो वीवो और चाइनीज कंपनीज ने करीबन 9,000 करोड़ रुपीस का घोटाला किया था, टैक्स इवेजन किया था, विच कंस्टिट्यूट्स टू ऑलमोस्ट $1 बिलियन। तो ये उसके बाद भारत सरकार ने इन पे काफ़ी कड़े कार्रवाई की थी, और उसके बाद से इन सारे कंपनीज को एक तरीके से एक इंडियन मैन्युफैक्चरर ढूंढने को कहा गया है, और ये बोला गया है कि इफ़ दे डोंट मैन्युफैक्चर इन इंडिया तो उनकी कंपनीज के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चाइना के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात इसलिए है क्योंकि अब जो जॉब्स है, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है, वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी रादर देन कि फ़ोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, चाइना में मैन्युफैक्चर होता है, चाइनीज़ लोगों को जॉब्स मिलती है, और इसके वजह से वहाँ पे एक जॉब क्राइसिस की भी सिचुएशन आ सकती है इन पर्टिकुलर कंपनीज में, नॉट द एंटायर सेक्टर बट इन पर्टिकुलर कंपनीज में, जैसे कि ओप्पो, वीवो, Xiaomi, ये कंपनियां फिलहाल इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। आई थिंक नोएडा में इनका फैक्ट्री है, नोएडा या गुड़गांव। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे इनकी फैक्ट्री है। तो एक मार्केट एक्सेस का इशू है। तो दो बड़ी टेक्नोलॉजीज जहाँ पे चाइना बहुत अच्छे से, बहुत रूथलेसली, बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, उनका मार्केट एक्सेस धीरे धीरे कई बड़ी कंट्रीज, कई बड़े मार्केट से बंद किया जा रहा है। तो ये एक चिंता वाली बात है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि चाइना गिड़गिड़ा रहा है, इंडिया के पास भीख मांग रहा है, क्या ये बात सही है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो अभी थोड़ी सी सॉफ्ट है, बट हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। और ये बात हमें बेसिकली बोलने से पहले रिसेंट कुछ महीनों में LAC के अराउंड जो चाइना ने डेवलपमेंट्स किए हैं, हालांकि डेवलपमेंट्स हमने भी किए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जिस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने LAC के अराउंड बिल्डअप किया है, उसको देखकर किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो हमारे साथ दोस्ती के मूड में है। पॉसिबली ये जो पोलाइटनेस उनमें आई है, सॉर्ट ऑफ जो इंस्टेबिलिटी अभी आई हुई है चाइना में, उसको वेट आउट करने का एक तरीका है। दे आर बाइंग मोर टाइम फ्रॉम ऑल देयर नेबर्स with whom they have some sort of disagreement on border issues. They are just buying some time. तो आइए हम जान लेते हैं कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि चाइना जो दिखा रहा है खुद को कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज़ अ ट्रैप। दिस इज़ वाई अ ट्रैप, वो हम डिस्कस करते हैं। तो कोई भी वॉर लड़ने के लिए चाइना बेसिकली लैंड ग्रैबिंग ही करना चाहता है इन सारी कंट्रीज़ में, अपना एरिया एक्सपैंड करना चाहता है, और उसके लिए मिलिट्री कैंपेन ही इकलौता तरीका है, ये और किसी तरीके से नहीं हो सकता है। और मिलिट्री कैंपेन के लिए आपको चाहिए हथियार, बहुत सारे हथियार। उन हथियार को बनाने के लिए चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और उन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए चाहिए एक रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इन फिगर्स पे हम थोड़ा ध्यान डालते हैं। तो रिसेंट टाइम्स में जो कि चाइना का इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 7% बढ़ा है पिछले साल से। उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो महज 5% है, और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में जो है उनका ग्रोथ रेट जो है 9% है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है उन एनालिस्ट्स के लिए जो ये बोल रहे हैं कि चाइना के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग कोई ईजी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, इसमें बहुत सारे वेपन ग्रेड टेक्नोलॉजीज भी आती है
जिसको मैन्युफैक्चर या फिर डेवलप करना इंडिया जैसी कंट्री के लिए अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही टफ काम है, जिसमें कि वो बहुत ही ईजीली चाइना जो है एक्सेल कर रहा है। बीइंग सेड दैट, मैं आपके सामने एक और रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश की थी, जहाँ पे उन्होंने 44 अराउंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को ट्रेस किया था, और उनके स्टडी के हिसाब से इन 44 में से अराउंड 37 में चाइना ऑलमोस्ट मोनोपोली में है। तो इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में बेसिकली एआई, रोबोटिक्स, न्यू एनर्जी, एडवांस मटेरियल साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सेक्टर्स है, और इनमें टोटल 44 टेक्नोलॉजीज़ है, और इन 44 टेक्नोलॉजीज़ में से चाइना 37 में लीड करता है, और ऑलमोस्ट इन्हीं 37 में मोनोपोली भी है चाइना की। और ये सारे अगर आप टेक्नोलॉजीज़ को देखोगे, मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगा, इनका डिफेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और चाइना का इन टेक्नोलॉजीज़ में एक तरीके से एक रोबस्ट पकड़ होना किसी भी कंट्री के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। और ऐसे में अगर हम ये कहें कि चाइना कमज़ोर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि 37 टेक्नोलॉजीज़, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में वो मोनोपोली में है, और उनका जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है वो 9% से बढ़ रहा है, उनका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 7% से बढ़ रहा है, उनका जो एक्सपोर्ट है वो भी इस साल बढ़ा है, और इंडिया के साथ उनका ट्रेड जो है वो भी बढ़ रहा है। तो उनके जो इकोनॉमिकल पार्ट्स है, एक्सेप्ट कुछ मे बी रियल एस्टेट सेक्टर, सम जीडीपी ग्रोथ रेट, उसके अलावा जो इनका फाउंडेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, स्टेम फील्ड्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है, एनवियस है। और ये कह के मैं इंडिया को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और चाइना के डिफेंस बजट को भले ही अगर मैच ना कर सके, एटलीस्ट उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं कि आप चिप्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हाई टेक चीज़ें बना रहे हो आप। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम उस पर अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाए, ना कि रेवड़ियों पे। बीइंग सेड दैट, अब हम आते हैं सेमीकंडक्टर्स पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स ऑलमोस्ट हर डिफेंस इक्विपमेंट का हार्ट होता है, एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट डिफेंस इक्विपमेंट, ये आज की तारीख में हर गैजेट का हार्ट होता है। इस मामले में 2022 में यूएस ने चाइना पे सैंक्शंस लगाए थे, ये सोच के कि ये चाइना को डेटर करेंगे एक एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने से। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, एंड चाइनीज़ कंपनीज लाइक SMIC, YMTC, CXMT जैसी कंपनियां आज उभर के आई हैं, इन्होंने बहुत ही एडवांस लेवल के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बना ली हैं। चिप टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी एडवांस लेवल पे आ चुकी है। कई वेस्टर्न एनालिस्ट का ये मानना है कि चाइना सेमीकंडक्टर में सबसे एडवांस कंट्री बनने से बस 5 से 10 साल दूर है, और जिस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स पे, 5 से 10 साल में बी एन ओवर स्टेटमेंट, दे कैन अचीव इट इन नेक्स्ट 6 to 8 years। सो जब हम देखते हैं ये सब कि उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उनका जो नीश टेक्नोलॉजीज़ है, जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ है, उनमें उनका इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो हमको एक चीज़ समझनी चाहिए, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ घूम फिर के वेपन्स पे जाती है। जैसा कि यूएस के केस में हमने देखा था, जब उसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1960s से लेके 2000s में बहुत ही रोबस्ट इन्वेस्टमेंट की थी इन टेक्नोलॉजीज़ पे, एंड वो हर टेक्नोलॉजी जो नई आती थी वो बेसिकली घूम फिर के एक नए वेपन में इन्वेस्ट हो जाती थी। और इसकी वजह से आज यूएस कह सकते हैं, यूएस दुनिया का सबसे बड़ा और आर्म्स एक्सपोर्टर है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएस में ही है, और जिस हिसाब से आज की तारीख में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजीज़ में, ये परकोलेट होगा एक बहुत ही रोबस्ट चाइनीज़ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में, जो कि उनको 2 तरीके से हेल्प करेगा। एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सप्लाई चेन, एक बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ वेपन डेवलपमेंट। जो वेपन डेवलप होता है राइट फ्रॉम आइडिएशन स्टेज टू डिप्लॉयमेंट, ये बहुत ही छोटे हो जाएंगे, क्योंकि जो कि हार्ट होता है किसी भी वेपन का आजकल के ज़माने में, जो कि है कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं। तो ऑलरेडी चाइना के पास जब एक बहुत ही रोबस्ट सप्लाई चेन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो नेचुरली जो डेवलपमेंट साइकिल है किसी भी वेपन का वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में
बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन आने लगेंगे सेम वेपन के, या फिर नए नए वेपन्स आने लगेंगे। और ये हम देख रहे हैं उनके केस में, जो कि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ अनमैन्ड सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ मैन्ड सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ एरोस्पेस, लैंड सिस्टम, जो आप बोलो वेपन्स के मामले में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की दिखाई है। और रिसेंट टाइम्स में उन्होंने अनमैन्ड सिस्टम्स में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। हालांकि ये बात कहनी पड़ेगी कि उसमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है, IP राइट्स जो है वेस्ट की कंट्रीज से चुराई गई है। डिस्पाइट दिस कि भाई नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो उनमें वो है। अनलाइक इंडिया जहाँ पे आप बोफोर्स गन के ब्लूप्रिंट पे 20 साल 30 साल तक बैठे रहते हैं और आपकी आर्मी के पास 30 साल तक कोई नया आर्टिलरी नहीं आता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आप देखेंगे कि चाइना के पास बहुत ही शॉर्ट स्पैन में एडवांस वेपन्स आने लगेंगे, ये उनके ओवरऑल मैन्यूवर्स में भी दिखने लगेगा। उनकी मिलिट्री ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी डिस्पाइट मेनी चैलेंजेस इन हायर ऑल्टीट्यूड, जहाँ पे उनके सोल्जर्स बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं फिजिकली, उसको हटा दे तो उनमें ज़्यादा एग्रेशन दिखने लगेगा। उनके मैन्यूवर्स बहुत एग्रेसिव होंगे, उनकी सप्लाई चेन्स एंड रिप्लेनिशमेंट वॉर टाइम में भी बहुत बेहतर होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब क्राइटेरियाज, इन सारी फैक्टर्स को देखते हुए, जब जयशंकर सर के पास ये एक प्रपोजल आता है फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना वांग ई से कि लेट्स डिसएंगेज फ्रॉम LAC, तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट डिसएंगेज करेगी एनीवेज, बट बीइंग सेड दैट वी शुड बी वेरी कॉशियस। हमें बहुत सचेत रहना चाहिए चाइना से इस तरीके के प्रपोजल पर। एंड उसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हर हफ्ते लाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।